नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं एनर्जाइज ऑर्बिटल्स। यानी कि इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको लिया था उसमें हमने एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। यानी कि एस ऑर्बिटल का शेप किस तरह से रहता है, पी ऑर्बिटल का शेप किस तरह से रहता है, डी ऑर्बिटल का शेप किस तरह से रहता है, उनका शेप वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में मैंने आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हम देखने वाले हैं। यानी कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है, डी की कितनी होती है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलरेडी हम बहुत दिनों से यानी कि पीछे जब जो कुछ भी आपकी कक्षा में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा एटम के बारे में, उसमें आपने देखा है कि अगर किसी ऑर्बिटल में यानी कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एंट्री होता है तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री आपने 2, उसके बाद 8 जो सेकंड रहती है, उसके बाद इस तरह से आपने 2n² से आपने कुछ तो करने की ट्राई किया है। लेकिन अभी आप आगे का बीट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं आप आगे का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लास्ट तक, यानी कि आप अगर समझो नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 11th का प्रिपरेशन, 12th का प्रिपरेशन, नीट जी का प्रिपरेशन, इतना ही नहीं तो ये आगे आपको अभी जो नया सिलेबस एमपीएससी और यूपीएससी का जो कुछ भी सिलेबस आया है उसमें ये आपको ये भी पूछा जा रहा है अभी। यानी कि 12th कक्षा तक का एमपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उनमें से ये भी एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको डिटेल में करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो चलो हम देखते हैं आगे का जो पार्ट है हमारा, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चों, जो कुछ भी नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर जो कुछ भी होंगे, अगर आपको ये चैनल पे कंटिन्यू आपको इस तरह से वीडियो अगर देखना है तो आप क्या करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद एक बेल आइकॉन आता है उसे एक्टिवेट कीजिए और उसके बाद उसे ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करिए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लास्टली या अभी भी करें तो चलेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही मेरे लिए महत्वपूर्ण, बोले तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ना एक वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों को लाइक हुआ क्या, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसके ऊपर से, आपके लाइक के ऊपर से मुझे समझता है। इसलिए आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, और ज़रूरी है कि आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप आगे का वीडियो चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा और ये अच्छे से वीडियो आपके छूट सकते हैं। ओके, चलो, जो आगे का जो पार्ट है इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो समझो, एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, इस तरह से आपको एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिटल की किस तरह से एनर्जी होती है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से, यानी कि इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और दूसरा अगर बात इसके ऊपर मैं बात आपको बताना चाहूं तो वो है कि आपके लिए जो कुछ भी एक यानी कि जो नीट जी के लिए इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये समझना होगा, आपको ये क्लियरली करना होगा। ओके, थैंक यू जो बच्चे अभी बोल रहे हैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं मेरा, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट जो कुछ भी रहेंगे, ये उनकी वजह से ही मैं 50K के आसपास पहुँच गया हूँ। धन्यवाद। आज के सब्सक्राइबर, अभी के सब्सक्राइबर तकरीबन मुझे लगता है एक 50,000 50-40 के कुछ तो है, अभी मैंने आंकड़ा नहीं देखा, जो अभी जो देख रहे हैं आप, मैं भी देखता हूं कि कितना हो गया है। धन्यवाद जो बच्चे
कॉंग्रॅच्युलेशन कर रहे जे विद्यार्थी माझं अभिनंदन करत आहेत. मित्रांनो, हे माझं अभिनंदन नाही, हे तुमचं अभिनंदन करायला पाहिजे मुळामध्ये. कारण का की एवढे सबस्क्रायबर वगैरे सर्व जे काही आहे ते सर्व तुमच्यामुळं आहे. तुम्ही हे व्हिडिओज पाहतात आणि तुम्ही पाहतात म्हणून मी बनवतोय. आणि तुम्ही जर हे व्हिडिओ पाहिलेच नसते तर मला निश्चितच एनर्जी आली नसती, एक प्रोत्साहन मिळालं नसतं. म्हणून तुम्ही व्हिडिओज पाहतात म्हणून मी व्हिडिओज बनवतो. तर 50,010 है अभी 50,010. धन्यवाद धन्यवाद. आवर्जून कोण कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन केलं माझं. यशराज गर्जे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तुझं पण धन्यवाद. तू सबस्क्राईब, तू शेअर करतो, तू खूप शेअर करतो म्हणून मला माहिती आहे. तू शेअर करत असल्यामुळे अशा प्रकारची व्हॅल्यू म्हणजे आपल्या एवढे सबस्क्रायबर आपले वाढलेले आहेत. ओके, चला पुढचा पॉइंट पाहूया आपण. क्वेश्चंस कसे कसे विचारे जातात इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. ओके, आगे का जो पार्ट है, आगे का पार्ट अभी यहाँ देखते हैं. जो कोई है ऐसी कमेंट मत किया करो, नहीं तो मैं आगे आकर आपका इस तरह से ज़्यादा आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा इधर से. जो कुछ भी है उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं सामने, नाम लेके मैं आपको बड़ा नहीं करना चाहता. ओके, द एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम. ये देखो हाइड्रोजन एटम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. देखो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, यानी कि आपने शुरू में बोर्स थ्योरी लर्न की है, लेकिन बोर्स थ्योरी में खाली हाइड्रोजन एटम के बारे में ही वो थ्योरी है, ओनली हाइड्रोजन एटम के बारे में. यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो कुछ भी न्यूक्लियस का सेंटर रहता है, उसी सेंटर में एक इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल्स होते हैं. और सेल्स होते हैं, और ये सेल्स, ये फर्स्ट वाला जो सेल रहता है वो ग्राउंड सेल रहता है. उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो नेक्स्ट वाला. जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेता है तो आउटर सेल में वो जंपिंग करता है इस तरह से. यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेता है, एनर्जी लेने के बाद वो जंपिंग करता है, वो एक्साइट स्टेट में जाता है. और एक्साइट स्टेट में जाने के बाद जब वो एनर्जी लॉस कर देता है तो लॉस करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है. तो इस तरह से इसका जंपिंग हो जाता है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट. ये खाली बोर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बता दिया है. देवयानी पानी लेके आ भरा. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम लाइक द स्पेसिस. हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलो. यानी कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसको बताया जाता है. तो किस तरह से है आगे देखते हैं हम. ओके, चलो. दिस इज बिकॉज द ओनली इंट्रैक्शन इन दीज स्पेसिस, उनके बीच एक इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है. अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. अभी अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट है. इस तरह से एटम है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच के रखता है. क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियस में इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ रिवोल्यूशन करते हैं तो उनके ऊपर आपको इस तरह से नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस. और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, देखो दिस इज बिकॉज द ओनली दिस इज बिकॉज ओनली, देखो space, these species is attraction between the electron and nucleus, electron and nucleus, and increasing order of energies of orbitals. Increasing order of energies of orbitals कैसा?
ये देखो न्यूक्लियस के पास जो कुछ भी है उस वो लोअर एनर्जी लेवल में रहता है, और उसके बाद जो आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट वाला वो हुआ फर्स्ट, उसके बाद ये रहेगा नेक्स्ट, उसके बाद ये रहेगा नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से ये जाता है इस तरह से हायर एनर्जी लेवल तक। ओके, हायर एनर्जी लेवल तक ये आपको मिलता है। ओके, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, वो किस तरह से रहता है ये देखो इस तरह से है, 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 3s इज लेस देन, देखो 3s इज लेस देन 3p, लेकिन यहां आपको इक्वल कहा गया है। और उसके बाद 3d इज लेस देन 4s, दैट इज देन द 4p, और उसके बाद 4d इज इक्वल टू 4f। इस तरह से इसका एनर्जी में चेंज होकर आपको देखने को मिलता है, जिस तरह से वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो रहता है। ओके, तो इस तरह से ये जो चीजें होती है, ये चीजों के बारे में आपको यहां एनर्जीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आगे का पॉइंट अभी हम देखते हैं। देन ऑफ कोर्स ऑफ द शेप्स ऑफ कंसर्न s p d और f ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। और ये जो होता है इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज जो कुछ भी होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज ये s p d f ऑर्बिटल्स के एनर्जीज की तरफ से, एनर्जी के बारे में, यानी कि इट इज ड्यू टू द एनर्जीज ऑफ s p d f की वजह से। ओके, द ऑफ कोर्स ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ कंसर्न्ड s p d f ऑर्बिटल्स, उनके शेप की वजह से ये आपको देखने को मिलता है डिस्क्राइब्ड अर्लियर, यानी कि इसके पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है। s का शेप किस तरह से होता है, p का शेप किस तरह से होता है, d का शेप किस तरह से होता है, और इलेक्ट्रॉन मिलने की उनकी जो पॉसिबिलिटी रहती है वो पॉसिबिलिटी भी किस तरह से रहती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ओके, सर आमच्या निकालाची डेट कळाली का? नाही बेटा, आणखी निकालाच्या डेटचं काही नाही आहे, फक्त भूगोलाचे मार्क्स कसे दिले जातील या संदर्भात तेवढं सांगितलेलं आहे, जे की मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की ॲव्हरेजमध्ये भूगोलाचे मार्क्स दिले जातील। ओके, उसके बाद आगे का पार्ट देखते हैं, द ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, जैसे कि मैंने आपको 3p 3d है ना, दिस 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d है, बराबर है ना। ये क्यों है? क्योंकि ये थर्ड एनर्जी लेवल में है, ये पूरे के पूरे ये ऑर्बिटल भी थर्ड एनर्जी लेवल का है, ये 3p भी थर्ड एनर्जी लेवल का है, और 3d भी थर्ड एनर्जी लेवल का है, लेकिन ये थर्ड एनर्जी लेवल 4s से कम है। आपको बता दिया है मैंने, ये जो शुरुआत ये शुरू है नियरेस्ट, ये है न्यूक्लियस, और इसके बाद इस तरह से ये होता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट यानी कि 1s होता है ये। इसके बाद अगर आप देखते तो ये होता है 2s, इसके बाद अगर देखते तो ये होता है 3s, इस तरह से ये अल्टरनेटली चेंज हो जाता है। ओके, एंड देन द ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग द वेव फंक्शंस, ओके, बाय बीइंग द डिफरेंट आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और एक बार बता देता हूं, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, ये देखो इस तरह से, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बीइंग डिफरेंट आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसे क्या कहते हैं हम? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से एनर्जीज के पॉइंट मैंने कुछ बता दिए, आगे के पॉइंट और भी हम देखने वाले हैं। क्या है देखो, 10 इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या है, 2s एंड 2p आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन एटम के बारे में ये कैसे है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, क्योंकि जनरली जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन 1s एनर्जी में बैठता है, 1s एनर्जी में वो रहता है। अगर 1s एनर्जी में वो रहने के बाद द 2s एंड 2p आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर इज म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट समझना जरूरी है। अभी ये कैसा, अभी मैं आपको बता देता हूं।
देखो इन हाइड्रोजन एटम के बारे में 2s और 2p ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। लेकिन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और खाली 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब हम देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में। हाइड्रोजन क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉन एटम है, उसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर इज म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से आपको मैंने बता दिया है, समझो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से कुछ ऑर्बिटल्स है, सेल्स है समझो। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां रिवोल्यूशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है समझो इसी ऑर्बिट में, तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन है, इसका भी नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो मैं इलेक्ट्रॉन इधर बता रहा हूं ये भी नेगेटिव चार्जड होता है। यानी कि अगर ये दोनों भी नेगेटिव चार्जड है तो दोनों के ही बीच एक रिपल्सिव फोर्स होता है। आपको मालूम है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनका अट्रैक्शन होता है, और जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच एक रिपल्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स होता है। दोनों ही लाइक है, लाइक चार्जेस है, और दोनों ही लाइक चार्जेस होने की वजह से इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को मिलता है। ओके, देन आगे का पॉइंट क्या है इसमें देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं, ये आपके समझ में आ रहा है क्या? ओके, नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन ये देखो ये हुआ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट अभी हम देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, मैंने अभी भी बता दिया आपको। अगर ये दोनों भी नेगेटिव चार्जेस है तो आपको मालूम है लाइक चार्जों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स होता है, और रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। यानी कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम therefore depends both on the principal quantum number n and azimuthal quantum number l है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इमेजिन किया हमने, n, और अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इमेजिन किया, l इमेजिन किया। उसी तरह से देन द लोअर सम वो कितना होता है, तो n+1 फॉर एन ऑर्बिटल, n+1 फॉर एन ऑर्बिटल, the lower is its energy, उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर। if the two orbitals have the same n+1 ओके वैल्यूज, n+1 वैल्यूज। अभी मैंने यहां क्या बताया आपको, देखो the lower the sum n+1 है उसका, lower the sum n+1 for an orbital, the lower is its energy, the two orbitals have the same n+l value, then orbital with the lower value n is lower energy. This is called as n+1 rule। n+l रूल होता है, जो कि यहां अभी हम देख रहे। देखो ऑर्बिटल एनर्जी जो मैंने आपको यहां बताई है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा टफ है ये। ऑर्बिटल एनर्जी है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये जो आप यहां देख रहे हैं, देन दिस इज द n+1 रूल है। ओके, तो ये क्या होता है, देखो यस ऑर्बिटल के बारे में जो आपने शुरू में पढ़ा है, यस ऑर्बिटल में पढ़ा है, n में पढ़ा है, ठीक है ना, यस ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो दैट n = 1 है, बराबर है, n = 1। यस जो है ना 1s के लिए n = क्या है, 1 है। तो उसके बाद l = 0 है, और उसके बाद उसका आगे का बिट आता है, तो इस तरह से आप लेते हैं, तो n+1 है, तो यहां आएगा 1 + 0 यानी कि n = 1 आता है रिजल्टेंट वैल्यू। और इसके बाद 2s है, देखो 2s, तो 2s में क्या है, n = 2 और l = 2s है ना, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। ये देखो ये दोनों भी है सेकंड एनर्जी लेवल के, यानी कि सेकंड सेल में आते हैं, ये सेकंड सेल में आते हैं, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद का जो है ना ये इसमें होते हैं, इसमें होते हैं ये एक यस और
p ऑर्बिटल्स यहाँ होते हैं दोनों भी, ये जो है ना 2, और इसमें देखो देन l इक्वल्स टू 0 है, देन इसके बाद 2 प्लस 0 यानी कि 2 आता है, और इसके बाद 2p है, तो n इक्वल्स टू 2 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, n इक्वल्स टू 2 होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो सेकंड एनर्जी लेवल में है, लेकिन उसका l इक्वल्स टू कितना होता है, तो l इक्वल्स टू उसका 1 होता है। तो देन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज दी लोअर। उसके बाद आगे का देखते हैं हम, ये हुआ किसका, p के बारे में। अभी हम देखते हैं 3s बोले तो थर्ड एनर्जी लेवल, ये देखो 2s है, 2s l इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 2। उसके बाद देखा आपने 2p में क्या है, देखो 2p है तो 2p में n इक्वल्स टू 2 है, और उसके बाद l इक्वल्स टू 1, और देन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 है, दैट इज n इक्वल्स टू 2, यानी कि लोअर में आता है। अब इसके बाद ये कनेक्टिंग है, देखो ये दोनों कनेक्टिंग आते हैं, तो इसमें क्या है, तो एनर्जी लेवल इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, l इक्वल्स टू 0, और 3 प्लस 1 बोले तो 4, यानी कि n इज इक्वल्स टू 3, दिस इज दी लोअर। इस तरह से आप अगर ये 4 का 3p का 4s का 3d का 4p का देखेंगे, तो ये देखो इसका जो 3 है ना, ये 3 यानी कि ये है थर्ड एनर्जी लेवल में, थर्ड सेल में आता है, उसके बाद ये सेकंड सेल में, उसके बाद ये जो है ना नेक्स्ट, उसके बाद ये आएगा फोर्थ में, ये थर्ड में आता है डी। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो है ना इनका, इस तरह से इनका सीक्वेंस है, इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है। चलो आगे देखते हैं अब आगे क्या है। देखो इस तरह से फ्रॉम n+1 रूल, n+1 रूल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी रिटर्न एज, जो अभी मैंने आपको लिख के बताया था। तो किस तरह से 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उसके बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f आता है। देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का बहुत जनों का ऐसा रहता है, एक उनको वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग होता है तो पहले वो उसका एनर्जी लेवल कंप्लीट करता है वो, यानी कि समझो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये बाद ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ है, बरोबर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसी फर्स्ट में जाता है, फर्स्ट तो इस तरह से ये कंप्लीट होता ही है, उसके बाद ये सेकंड सेल भी कंप्लीट हो जाता है, सेकंड सेल भी इसका कंप्लीट होता है इस तरह से, ये देखो सेकंड सेल कंप्लीट हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे जब जंपिंग करता है, आगे जब जंपिंग करता है तो वो डिफरेंट करता है। देखो इसके बाद क्या हुआ, 2p भरने के बाद इलेक्ट्रॉन गया 3s में, यानी कि ये 2, ये फर्स्ट 1, ये 2, और ये थर्ड में आता है। थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स है, थर्ड में 3 ऑर्बिटल्स है, इस तरह से 3 है तो कौन सा है, ये देखो 3s है फर्स्ट वाला, उसके बाद 3p है, और उसके बाद 3d है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते वक्त यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन उसके बाद जो कुछ भी नेक्स्ट आता है वो 3p में जाता है। 3p पूरा भरने के बाद 3p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो देखो 3px2 3py2 3pz2, यानी कि px के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, py के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, और pz के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। और ये पूरा भरने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3d में नहीं आता। आप सोचते हैं ना, ये 3s कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, 3p कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है 4s में जाता है, और 4s को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, और ये 4s कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में, इस तरह से 3d में। यानी कि ये कैसा रहता है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ये देखो इस तरह से, ये देखो थर्ड एनर्जी लेवल, इसके इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल। मैंने शुरू में आपको बताया था
धीरे 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 आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हुआ। ये क्या है देखो, ये है 3s, इसके बाद है 3p, इसके बाद है ये देखो 3d। लेकिन आपको मालूम है 4 में कितने ऑर्बिटल्स है? s p d f है ना, s p d f है, 4 है। तो इस तरह से इनका इस तरह से रहता है। देखो ये है, ये चौथा वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, फोर्थ के 3 बनते हैं, 4 बनते हैं। ये देखो इस तरह से एक, इस तरह से एक, इस तरह से एक, इस तरह से एक आता है। यानी कि मैं आपको यहां बता देता हूं, ये देखो इस तरह से, देखो इसको थोड़ा सा सफेद दूसरे रंग से मैं इसे बता देता हूं। तो देखो इस तरह से, इस तरह से आता है। आपके अभी समझ में आया होगा। ये है 4s वाला, ये जो है ना, यहां मैंने आपको बताया है, ये 4s वाला रहता है। म्हणून तुमच्या लक्षात आला असेल, मी सुरुवातीपासून सांगतो की नारळ ॲटम म्हणजे नारळासारखं आहे, नारळासारखी त्याची गुंतागुंत असते, याचं त्याच्यात गुंतलेलं असतं, त्याच्यात गुंतलेलं असतं, सगळे एकमेकांमध्ये गुंतलेले असतात। ओके, अगर आप ऊपर देखोगे, ये देखो 3D भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाता है और 4p भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 5s में जाता है। 4D में नहीं जाता ना 4f में नहीं जाता, 5s में जाता है, इस तरह से 5s में। और 5s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है। यानी कि एनर्जी लेवल अलग होती है, लेकिन उसके जो सब ऑर्बिटल रहते हैं ना, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल के सब ऑर्बिटल में घुस जाते हैं। जैसे हमारे पेड़ की जड़ें होती है ना, पेड़ की जड़ें जैसे जमीन में एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर आजू बाजू में 2 पेड़ है, तो 2 पेड़ के जो जड़ें होती है, त्यांच्या जे काही मुळ्या असतात, त्या मुळ्या कंप्लीट एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या असतात जमिनीमध्ये। तोच प्रकार इथं झालेला असतो। जरी हा इथे तुम्हाला एक फर्स्ट एनर्जी लेवल, त्यानंतर दुसरा एनर्जी लेवल, त्यानंतर हा तिसरा एनर्जी लेवल, त्यानंतर चौथा एनर्जी लेवल, त्यानंतर 5वा एनर्जी लेवल, त्यानंतर 6वा एनर्जी लेवल, जरी तुम्ही एनर्जी लेवल पाहिले तरी यांचे जे असतात ना, हे सब ऑर्बिटल हे जे आहे ना, याला 2च असतात, याला 3 असतात, याला 4 असतात, अशा पद्धतीने है ना, आणि याला 5 असतात। आणि हे सगळे इथे मी सेपरेट दाखवले, पण एकमेकांमध्ये गुंतलेले असतात। कोणते? 4 एनर्जी लेवलच्या सब ऑर्बिटल 3p मध्ये घुसतात। 4 मध्ये म्हणजे 4 चे 3 मध्ये घुसतात, आणि 3 चा जो असतो ना वरचा d वाला, तो 4 मध्ये घुसतो, वर घुसतो। त्याच्यानंतर 5 मध्ये 5s चा 4 मध्ये घुसतो, 5s चा 4 मध्ये घुसतो। ओके, त्याच्यानंतर 5p येतो, 5p च्या नंतर वरच्या साईडला पुन्हा 4p, पुन्हा 4d। ही सगळी गुंतागुंत असते, सगळी गुंतागुंत। म्हणून असं डोक्यामध्ये धरू नका। बऱ्याच जणांच्या डोक्यात असं असतं की इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, हे नाही ना, या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनची फिलिंग असते। हे गृहीत धरू नका। हे पहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, लेकिन ये 3p के बाद ये देखो 4s आ गया। यानी कि इसके जगह, ये 3d के जगह आपको यहां 4s लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। अभी तक आपने क्या देखा? 10वीं तक खाली आपने इतना ही लर्न किया है। पहिल्या कक्षेमध्ये 2, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8, तिसऱ्या कक्षेमध्ये 2n च्या वर्ग यानुसार इलेक्ट्रॉनची फिलिंग होते। हे तुम्ही आतापर्यंत अभ्यासले। पण बाळांनो, त्यांच्या कक्षेत तितके असतात तितके, परंतु भरण्याची लेवल मात्र अशा पद्धतीने गुंतागुंतीने भरत असतात, गुंतागुंतीने भरत असतात। हे त्या ठिकाणचं उदाहरण आहे। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय डिफरंट ऑर्बिटल्स।
अभी मैंने बताया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं उसमें। ओके, द लोवेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल। लोवेस्ट जो रहता है ना नीचे वाला, न्यूक्लियस के नजदीक का, न्यूक्लियस के नजदीक का वो होता है लोवेस्ट में। एनर्जी करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल, दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम कहते हैं। उसे हम ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो न्यूक्लियस के नजदीक का होता है। ओके, जैसे कि यहां बताया है, देवयानी शिरसाट ने कहा है, क्या कहा है यहाँ, तो यस, पी, डी और एफ इस तरह से कहा है, बराबर है। यानी कि यहाँ एक यस के लिए, सेकंड एनर्जी के लिए इस तरह से यस और इस तरह से ये पी होता है, बराबर है। थर्ड एनर्जी लेवल में इस तरह से ये देखो यस, पी, डी होता है। फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए 4 इस तरह से यस, पी, डी और एफ होता है। और उसके बाद अगर आप, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और उसके बाद जो आगे का है ना फिफ्थ वाला। लेकिन ये जो है ना मैंने सेपरेटली दिखा है, लेकिन एक दूसरे में ये मिक्स हो जाते हैं, जड़े घुस जाते हैं एक दूसरे में, और उनका भी एक सीक्वेंस होता है, कौन कहाँ घुसना, जिसके दिल पे आए वैसे घुसे ऐसा नहीं रहता। म्हणून म्हणतोय ना, ॲटम हे नारळासारखा आहे, मधल्या साईडला इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी न्यूक्लियसच्या मधल्या साईडला प्रोटॉन, पांढरा भाग असेल न्यूट्रॉन, मध्ये खायचं पाणी, खायचं नारळ आणि पाणी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन झाले। वरच्या साईडला करवंटी जो असते, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसके बाद जो नारियल के ऊपर जो ब्रांचेस रहते हैं ना, छोटे 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 जटा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, तर दैट आर द सब ऑर्बिटल्स। ये सब ऑर्बिटल्स है नारियल के, और एक दूसरे में मिक्स हो जाते। समजलं का इथं सर्वांनी, सगळ्यांनी सांगा रे बाबा नो, मला आणखी वाटते की समजलंच नाही तुम्हाला, सांगा सगळ्यांनी, सांगा समजलं का, ओके समजलं का सांगा, ओके सगळ्यांनी सांगा समजलं का, ओके। तो इस तरह से देखें, ओके। उसके बाद जो आगे का जो हम पॉइंट देख रहे हैं, देन देखो मल्टी सेट, द ऑर्बिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ऑर्बिटल वाइज, द ऑर्बिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज अबव प्रिंसिपल। यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अबव प्रिंसिपल के मदद से, ओके धन्यवाद धन्यवाद, सगळ्यांना समजलं, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन अबव प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, और अबव प्रिंसिपल की मदद से हम और भी डिटेल में देखते हैं। अभी आपके समझ में आया होगा, 10वीं तक आपने देखा, पहले एनर्जी में 2, दूसरे में 8 वगैरह 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 वगैरह, वो उनकी कैपेसिटी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की जो उनकी जो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी वो जो रहती है वो एनर्जी लेवल के हिसाब से रहती है। अगर यस, ये देखो यस, पी, डी, एफ है, तो इसमें यस की एनर्जी कम है, उसके बाद पी की थोड़ी ज़्यादा है, डी की और ज़्यादा है, और एफ की और ज़्यादा है। और यहाँ क्या होता है, 3p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, 3p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके बाद लोवेस्ट एनर्जी लेवल वाला कौन है, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल वाला यस है, लेकिन 4s है। यस है लेकिन कौन सा है, 4s है, लेकिन पी से एनर्जी उसकी कम होती है, यानी कि जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है वो यस में जाता है। और उसके नजदीक का कौन सा है, जो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, देखो यस, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद ये घुस गया अंदर 4p, 4p के बाद आ गया 5 का, आ गया 5 का 5s, उसके बाद ये 4, उसका 4p के बाद उसका जो है ना 4d वाला, ये उसके ऊपर आ गया, ये 4d, 4d के बाद ये 5 का 5p आ गया, 5p होने के बाद देखो ये 6 आ गया, 6s आ गया, और 6s आने के बाद ये देखो ये है ना 4p, 4d, ये 4f आ गया। आपके समझ में आया होगा अभी, म्हणजे याची कशी गुंतागुंत असते, तुम्ही फक्त थोडक्यात पाहिलेलं, त्याचं कसं पाहिलेलं, असंच काहीतरी बारकावे असतात,
पण याची खूप गुंतागुंत असते. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनची देण्या घेण्याची प्रक्रिया यामध्ये घडत असते. ओके, त्यानंतर आता आपण पाहूया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और एक बार बता रहा हूं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉनची वाटणी आहे. ही इलेक्ट्रॉनची वाटणी केली जाते. मग इलेक्ट्रॉनची वाटणी कशी केली जाते, त्यांच्या एनर्जी लेवलनुसार हे सर्व दिलेलं असतं. ओके, त्यानंतर आता पुढे पाहूया आपण अवभाव प्रिन्सिपल. तर मित्रांनो, हे जे अवभाव प्रिन्सिपल आहे, हे प्रिन्सिपल सेपरेटली आपल्याला लर्न करावं लागणार आहे. यामध्ये काही अडचण असेल तर कॉमेंट करा, डाऊट असेल तर कॉमेंट करा. आपली अडचण मला सांगू शकता, मी तुमच्यासाठी आहे. ओके, वीडियो लाइक किया नसेल तो लाइक करा. अगर आपने कमेंट भी नहीं किया है तो कमेंट करिए, और शेयर नहीं किया है तो कम से कम हर दिन एक वीडियो, हर एक वीडियो कम से कम 5 बच्चों को, 5 स्टूडेंट को शेयर किया करो कम से कम. मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी तरफ से एक गुरु दक्षिणा बोले तो खाली शेयर करो इसे, और बहुत सारे बच्चों को शेयर करो. आप जितना शेयर करोगे उतना कम होगा. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी ये जो बीट है ना, छोटे बीट है, ये पूरा पढ़ाना बोले तो 2-2 बीट का कॉम्बिनेशन हो जाता है और बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मैं क्या करता हूँ, अवभाव जो प्रिंसिपल है हमारा, ये अवभाव प्रिंसिपल, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके, चलो, इस तरह से अवभाव प्रिंसिपल है, ये है. मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा. आपको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम कल ये देख लेते हैं, कल. ओके, उसके बाद हम देखेंगे हुन्स रूल वगैरह. ओके, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना अपना, उसी वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा. ओके, चलो, तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही कहते हैं. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.